चलिए प्यारे साथी, बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज से हम क्लास 10th का जो पोइट्री का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, उस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े पोएट हैं, चाहे वो क्लास 10th की पोइट्री हो या फिर 12th की पोइट्री हो, उनमें भी उन्होंने अपने पोएम को लिखा गया, उनके पोएम को उसमें भी क्लास 12 के भी चैप्टर्स में भी आपको उनका पोएम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बेहतरीन पोएट हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं वो भी आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है भैया, एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। अमेरिकन पोएट किस जगह के, सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को पड़ता कहाँ है, यहाँ लिखेंगे कैलिफोर्निया, जो कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। यहाँ के क्या है, एक बहुत ही विख्यात इंग्लिश लिटरेचर के, चाहे वो पोइट्री का पार्ट हो, चाहे किसी भी तरीके की शॉर्ट स्टोरीज हो, पोएम हो, उनमें इनका बहुत बड़ा स्थान रहा है। बहुत ही एक प्रसिद्ध आपके इंग्लिश लिटरेचर का अगर कहें तो सबसे विख्यात पोएट में से एक हैं। तो इन्होंने इस चीज़ में वर्णन किस चीज़ का किया है, थोड़ी सी इसकी भी जानकारी आप लोग ले लीजिए। इसमें क्या है, जो पोएट हैं उनकी स्थिति थोड़ा सा क्या है, शोचनीय है, मतलब वो थोड़ा सा उनका मानसिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, किसी चीज़ को लेकर वो निराश हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक दिन वो रास्ते में जाते रहते हैं, एक हेमलॉक ट्री होता है, उसके नीचे वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर होता क्या है, वहाँ पर एक कौवा आता है, और कौवा क्या करता है, हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ़ के टुकड़े जमे हैं उसको किसी भी तरीके से क्या करता है, गिरा देता है। जब बर्फ़ के टुकड़े उनके सिर पर, यानी जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जब हमारे सिर पर इन सभी चीज़ों के टुकड़े पड़े, यानी जब बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा, तो हमारी जो हृदय की मनोदशा थी, जो टेंशन था, जो मतलब दुख था हमारे हृदय में, वो दुख बिल्कुल क्या हो गया, दूर हो गया। इस तरीके से वो इस पोएम के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को हम क्या मानते हैं, एकदम बिल्कुल तुच्छ मानते हैं, निगेटिव मानते हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इस पोएम के माध्यम से वो यही चीज़ बताना चाहते हैं, जिन चीज़ों को अशुभ माना जाता है, अनऑस्पिशियस माना जाता है, वो भी चीज़ें किस तरीके से एक व्यक्ति के हृदय को, उनकी मनोदशा को किस प्रकार से बदल सकती हैं, इस पोएम के माध्यम से वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं। जिन चीज़ों को आप बिल्कुल तुच्छ मानते हैं, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, वे भी चीज़ें आपको सकारात्मक सोच में बदलने के लिए आपके हृदय पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको, इसमें जो हेमलॉक ट्री दिया गया है, इसको आप लोग कभी भी धतूरा का पेड़ न कहें, क्योंकि कवि की कल्पना, देखिए साथी की कवि की जो कल्पना है इतनी भी ख़राब नहीं होती कि वे लोग किसी भी व्यक्ति को या खुद को धतूरे के नीचे बैठा लेंगे। अभी धतूरा कितना बड़ा सा पेड़ होता है, आप लोग देखे होंगे, एकदम छोटा सा पेड़, उसके नीचे तो न तो कभी बैठ सकते हैं, न तो कोई छोटा सा इंसान बैठ सकता है। एक छोटा सा पेड़, उसके नीचे कैसे बैठ सकता है कोई भी व्यक्ति। तो इस तरीके से जो हेमलॉक ट्री का वर्णन इसमें किया गया है, आप उसको धतूरा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। धतूरा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको धतूरा भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं भैया, जिम्सन वीड भी लिखते हैं, जिम्सन वीड भी लिखते हैं धतूरा को। और क्या लिखते हैं, हार्न एप्पल भी लिखते हैं, हार्न एप्पल का पेड़ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, धतूरा, जो धतूरा होता है वो भी जहरीला ही होता है, उसके फल जहरीले होते हैं। इस तरीके से उसका इंग्लिश में ये सब मीनिंग है। तो आप हेमलॉक को कभी भी धतूरा का पेड़ न कहें, क्योंकि उसके नीचे एक छोटा सा वृक्ष कैसे कभी उसके नीचे बैठ सकता है। कल्पनाओं को देखिए, ऐसा ना हो कि आप कभी को धतूरे के नीचे बैठा देंगे, यार ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें। हेमलॉक क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। हेमलॉक क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका का जो इलाका है, नॉर्थ अमेरिका का जो इलाका है, नॉर्थ अमेरिका कह लीजिए, या फिर अपना जो पूर्वी एशिया है, ईस्ट एशिया जो है, ईस्ट एशिया, वहाँ के क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, जहाँ पर बर्फ़बारी अधिक होती है।
अधिक होती है। जहाँ बर्फबारी क्या होती है, अधिक होती है, ऐसी जगहों पर क्या होता है, हेमलॉक के वृक्ष पाए जाते हैं। उनके जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। उनके फल कैसे होते हैं, जो फ्रूट लगता है वे फ्रूट कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, एकदम बिल्कुल कड़वे टाइप के। और एक ये पॉइजनस ट्री है। कैसा ट्री है भैया, जहरीला ट्री है, एक जहरीला वृक्ष है, जहरीला वृक्ष। इस पोयम में कवि ने सिर्फ कौवे को ही क्यों पकड़ा, जहरीला वृक्ष, हेमलॉक मतलब ना। इस पोयम में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ढेर सारी पक्षियां हैं, कभी उन भी पक्षियों को ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कौवे को ही क्यों पकड़ा। ज़रा आप सोचें कि कौवे को उन्होंने लेने के पीछे कुछ कारण ज़रूर रहा होगा, क्योंकि कौवे की जो आवाज़ होती है बिल्कुल हार्श होती है। हार्श मतलब एकदम कर्कश तरीके की आवाज़ निकालता है कौवा, काँव काँव की आवाज़, काँव 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 की आवाज़, एकदम कर्कश टाइप का हार्श वॉइस आवाज़ निकलता है, हार्श वॉइस आवाज़ निकलता है, जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कौवे को अशुभ भी माना जाता है। तो इस तरीके से कभी कौवे और हेमलॉक ट्री जो जहरीला वृक्ष है, ये भी एक प्रकार का अशुभ वृक्ष है, बिल्कुल मतलब अनऑस्पिशियस वृक्ष है। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से कभी समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि किस तरीके से एक तुच्छ चीज़ें जिनको आप बिल्कुल अशुभ मानते हैं, वे भी चीज़ें आपके हृदय की मनोदशा को, आपके मनोविचारों को बदलने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती। इस तरीके से आप छोटी चीज़ों को कभी भी तुच्छ ना माने, उनको भी ध्यान में रखकर चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजे पर। ध्यान दीजिए भैया। द वे अक्रो, वे मतलब होता है रास्ता भी होता है, वे मतलब रास्ता भी होता है, और क्या होता है, तरीका होता है, तरीका भी होता है। सूक डाउन मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराना। जिस तरीके से एक कौवा, अक्रो मतलब एक कौवा, सूक डाउन हिलाकर नीचे गिराया, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल, धूल या फिर कण बोल सकते हैं आप, इसे क्या बोल सकते हैं, कण बोल सकते हैं। स्नो मतलब बर्फ, बर्फ। जैसे ही या जिस प्रकार से कौवे ने हिलाकर बर्फ के टुकड़े को मेरे ऊपर गिराया। कहाँ से हिलाकर गिराया, फ्रॉम मतलब से, हेमलॉक ट्री मतलब क्या होता है, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से। जिस प्रकार से कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ के टुकड़े को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, गिराने से क्या हुआ, अगले वाले स्टेंजे में बताते हैं। इन धूल के कणों, इन बर्फ के कणों ने क्या किया, कवि के साथ कैसा व्यवहार हुआ उनका, हैज़ गिवेन, इन्होंने क्या दे दिया, हैज़ गिवेन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मूड मतलब क्या होता है, मनोदशा। मूड मतलब क्या होता है, मनोदशा, मनोदशा। चेंज मतलब परिवर्तित कर देना, माई हार्ट मतलब मेरे हृदय की, गिवेन चेंज मतलब बदल दिया या परिवर्तित कर दिया। इसने क्या किया, हैज़ गिवेन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। जो मैं टेंशन में था, एकदम परेशानी में था, जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े गिरे, मेरे हृदय की मनोदशा बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई, एक अच्छी स्थिति में मैं हो गया। कभी यहाँ ये कहना चाहते हैं। फिर क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, बर्फ़ के जब धूल हमारे सिर पर गिरे, इससे क्या हुआ, मेरे हृदय की जो मनोदशा थी, मेरे हृदय के जो विचार थे, मेरे हृदय में जो दुख तकलीफ था, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हमारा दुख दूर हो जाता है, हमारा टेंशन बिल्कुल दूर हो जाता है। फिर क्या होता है दूर होने के बाद, एंड सेव्ड, और बच गया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे मतलब एक दिन का। और इस प्रकार से जैसे ही बर्फ़ के धूल मेरे ऊपर गिरे, दिन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बच गया। फिर कहते हैं आई हैड रूइड, और पिछले हिस्से में, दिन के पिछले हिस्से में क्या रहा, रूइड मतलब होता है, क्या होता है भैया, अफसोस करना, अफसोस करना, अफसोस करना, अफसोस करना या पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। दिन के बाकी हिस्से में मैं क्या करता रहा, अफसोस करता रहा, पश्चाताप करता रहा। कहने का मतलब ये है, दिन का कैसे कुछ हिस्सा बच गया। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए क्या है, कभी सुबह में 6 बजे उठा होगा, 6 बजे उठा, कितने बजे उठा भैया, सुबह में 6 बजे।
वो क्या होता है, उसकी मनोदशा क्या थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी, एकदम टेंशन में था, बिल्कुल विचार उसके मतलब अलग अलग टाइप के, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था कभी का, एकदम टेंशन में गजब का एकदम, है कि नहीं। फिर क्या होता है, वो सुबह में उठकर वो जाते रहते हैं। यहाँ मान लीजिए हेमलॉक ट्री है, ऐसा इस तरीके का ट्री, इसके ऊपर एक कौवा बैठा है, कौवा बैठा है यहाँ पर, कभी क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, कभी यहाँ क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यहाँ मान लीजिए समय क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, कितना भैया, 12 बजकर मान लीजिए 30 मिनट, कितना हो रहा है, साढ़े 12 बजे के आसपास का समय हो रहा है। फिर क्या होता है, कौवा जैसे ही बैठकर इनके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े क्या करता है, गिराता है, बर्फ़ के टुकड़े गिराता है, तो क्या होता है, यहाँ से उनकी मन स्थिति, जो मनो की हृदय की मनोदशा थी, 12:30 बजे के ऊपर क्या हो गया, उनकी मनोदशा बिल्कुल सही हो गई। यहाँ से जो 12:30 बजे के बाद का जो समय है वो बिल्कुल सही हो गया उनका, अपने समय को क्या किए होंगे, वो काम में लगा दिए होंगे, मस्त एकदम गजब का। उसके बाद और इसके पहले क्या हुआ होगा उनके साथ, वे बिल्कुल परेशानी में थे, अफ़सोस कर रहे होंगे, पश्चाताप कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा इस चैप्टर का क्या मेन मकसद है, मेन थीम क्या है, इस चैप्टर का मेन वजह क्या है, लिखने का मेन वजह सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये रहा है कि किस तरीके से नकारात्मक चीज़ें, जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, किस तरीके से एक इंसान के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं, इसका एक ही मेन मकसद रहा है इस चैप्टर को देने का। और आपको ये भी बता दिया हमने कि इस चैप्टर में कवि अर्थात जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही बेहतरीन लिटरेचर के कवि हैं, उनका बहुत बड़ा स्थान रहा है लिटरेचर इंग्लिश में। फिर उन्होंने सिर्फ कौवे और हेमलॉक ट्री को ही क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, दोनों ही वस्तुएं प्रकृति में किस लिहाज से देखी जाती हैं, ये बिल्कुल अशुभ मानी जाती हैं, कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंसान के लिए अशुभ होती हैं। लेकिन उसका प्रभाव आप लोगों ने देखा किस तरीके से पोयम में एक कवि की मनोदशा किस तरीके से बदल जाती है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सा पोयम परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहें, और आपको ये वीडियो, जितने भी वीडियो इस चैनल पर डाले जा रहे हैं, आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने प्यारे मित्रों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, जो आपके साथ क्लास 10th में पढ़ते हैं, हर एक क्लास का बिल्कुल चैप्टर वाइज लेक्चर मिलता रहेगा। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर रखें, चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी। हमारे सभी जो भी स्टाफ्स वगैरह हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उनकी एक ही मतलब मंशा है कि आपको तैयारी, जो यूपी बोर्ड के हिसाब से जो तैयारी होना चाहिए, उस लेवल का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एकदम लास्ट तक बने रहिए, एकदम सिरे से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए, स्किप करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि छोटी सी गलती आपको परीक्षा में प्रश्न को करने से वंचित कर सकता है। इस चीज़ को भी आप लोग भली बात ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।